this opportunity to talk about my area of passion, interest and work. आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर है और उसकी क्या इफ़ेक्ट पड़ती है हमारे मेंटल हेल्थ पे। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी तो बच्चे थे। तो एनी एज ऑडियंस और एनी एज पर्सन फ्रॉम दिस ऑडियंस शुड बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। Just a brief introduction about our core work. Can I please request you to show the slides? Yeah, I have been given 1 hour, तो मुझे 1 घंटे में काफ़ी चीज़ें बतानी हैं। तो I will not, I mean, while they are setting up the slide, let me start what I have to say. जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है रिसर्च का, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का, कि भाई ट्रॉमा जो है, बचपन के प्रतिकूल अनुभव, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बच्चों पे, और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनकी हेल्थ और कॉन्शियसनेस पे क्या असर पड़ता है। तो आई एम गोइंग टू शेयर रिसर्च, बिकॉज आजकल रिसर्च के बगैर नोबडी बिलीव्स, पीपल वांट टू नो रिसर्च। ओके, सो जस्ट ब्रीफली टू से दैट आई एम अ पार्ट ऑफ वेलनेस स्पेस, और वेलनेस स्पेस में हम रिसर्च करते हैं, थेरेपीज भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, अबाउट मेंटल हेल्थ। वी ऑल्सो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इन अ लॉट ऑफ मोडालिटीज़, जैसे हिप्नोथेरेपी है, रिग्रेशन थेरेपी है, सबकॉन्शियस माइंड पे जो काम करते हैं वो मोडालिटीज़ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते हैं और रिसर्च भी करते हैं। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ प्रेजेंट करने, पर जो 2 जन जो ऑडियंस में बैठे हैं, डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी एंड डॉक्टर हेमा रमणी जो मेरे साथ हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी मेरी सहायता की है। हमारे वेलनेस स्पेस के जो सारे रिसर्च हम प्रेजेंट करते हैं उसके बैकबोन ये दोनों जन हैं। तो व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 3 ऑफ अस। आज मैं जिसके बारे में बताने जाऊंगी, दिस इज़ ऑन एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसकी ब्रेन पे और बॉडी पे क्या असर होती है, बिकॉज हमारे देश में इसको बहुत नॉर्मलाइज किया जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा और एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में जितनी की होनी चाहिए, और ये अवेयरनेस ना होने की वजह से माँ बाप अननोइंगली, अनइंटेंशनली बहुत सारा डैमेज कर लेते हैं बच्चों को। और ये प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या समझना चाहिए, जानना चाहिए, ये मैं आज प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी। और ये जान के पेरेंटिंग के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, अगर आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर तो हो तो इसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है, ये मैं शेयर करूंगी। ये पिरामिड अगर आप देख रहे हो तो दिस क्लियरली शोज दैट आपके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस है, फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टिल 18 years of age, is the foundation of everything that you experience in life. Everything about you, whether it is your social skills, your cognitive development, your executive functions, your belief systems, your relationships, everything including health issues and mortality is dependent on your childhood experiences. आपके बचपन के अनुभव पे ये सारा ही डिपेंडेंट है, और किस तरह से वो मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि लोग ऐसे हम कहते हैं तो मानते नहीं हैं। पिछले 20 साल में दुनिया भर में बहुत सारा रिसर्च हुआ है इसके बारे में। इंडिया में हमारा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पर इसके बारे में रिसर्च बहुत ही कम है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपके साथ ये रिसर्च शेयर करने। पिछले 2 डिकेड्स के 20 सालों के दुनिया भर के रिसर्च का समरी ये कहता है कि बचपन के प्रतिकूल अनुभव, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की इम्पैक्ट ये सारे एरियाज पे पड़ती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हेल्थ रिस्क बिहेवियर्स, क्रिमिनल बिहेवियर, एडिक्शंस, और ये चीज़ समय के साथ नहीं ठीक होती है। पीपल लाइक टू बिलीव कि भाई समय चला जाएगा, चलो 20-30 साल हो गए, सब ठीक हो जाएगा। इट डजंट चेंज ओवर टाइम। ये जो रिसर्च है और ये जो समझ है, दिस इज़ अक्रॉस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि कई देशों में, कई कल्चर्स में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कई में कम। इट इज़ अक्रॉस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, एंड रिसर्च सेज दैट इसका इम्प्लीकेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। इट इज गोज बियॉन्ड प्रेजेंट जनरेशन, इट डज नॉट स्टॉप एट वन जनरेशन, विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। ये 20 साल का जो रिसर्च है, इसकी समरी हमने हमारे पब्लिकेशन में रखी है। अगर आप पबमेड और स्कोपस पे जाएंगे तो आपको ये पब्लिकेशन में सारे रिसर्च की समरी मिलेगी, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ।
पर पहले समझना ज़रूरी है कि एस है क्या, व्हाट इज़ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये बचपन के अनुभव, चाइल्डहुड ट्रॉमा कौन से कैटेगरीज के हो सकते हैं। तो सबसे पहला बकेट अगर आप देखो तो ये है हाउस होल्ड चैलेंजेस, मतलब घर का वातावरण कैसा है। अगर घर में हर रोज़ झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, अगर घर में फादर या मदर सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, अगर ड्रग्स पे हैं, अल्कोहलिज्म है, अगर शराब पीते हैं, अगर मदर या फादर को खुद मेंटल हेल्थ इशू हैं जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर, एक्सट्रीम एंगर बिहेवियर, अगर दोनों का डिवोर्स हुआ है और अगर फैमिली को किसी तरह का आइसोलेशन किया है कल्चरली, सोसाइटली, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक बड़ा बकेट है। दूसरा बकेट ऑफकोर्स बच्चे के साथ जो अनुभव होते हैं जैसे फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी डिटेल में। और तीसरा है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मतलब बच्चों को ध्यान ही नहीं देना, इमोशनल निग्लेक्ट और फिजिकल निग्लेक्ट। ये तीन जो ऊपर के आप देख रहे हो ये सबसे बड़े बकेट्स हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के रिसर्च के हिसाब से। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली रिसर्च इसके ऊपर भी कहा गया है कि भाई स्कूल में अगर बुलिंग हो रहा है, अगर बच्चे ने बहुत ही वायलेंस देखा है, कम्युनिटी वायलेंस, राइट्स वगैरह, और अगर माँ बाप, इंडिया में तो खैर डिवोर्स इतना होता नहीं है पर माँ बाप जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, तो अगर पेरेंट्स की भी घर में नहीं बनती है, वातावरण अगर वायलेंट है, तो इस सारी चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। अगर हम सीधी भाषा में ये ट्रॉमास समझें तो मैं आपको कहूँगी कि ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। फिजिकल अब्यूज़ तो सब समझते हैं, अगर आप बच्चों को मारो, पीटो, उसको धक्का दो, थप्पड़ मारो, हम लोग को कहा जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सबके साथ होता है। सबके साथ होता है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी असर नहीं होती है। मैं आपको आज बताने जाऊंगी कि इसकी ब्रेन पे क्या असर होती है, इसकी नर्वस सिस्टम पे क्या असर होती है, इसकी हार्मोन्स पे क्या असर होती है। तो फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ हमारे समाज में कोई समझता ही नहीं है। इनफैक्ट हम जब बात करते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं कि इमोशनल अब्यूज़ होता क्या है मैडम, ये तो आप अमेरिका के कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेके आते हो। पर इमोशनल अब्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है, जो अभी रिसर्च बता रहा है। इमोशनल अब्यूज़ मतलब क्या, कंटिन्यूसली बच्चे को क्रिटिसाइज करना, उसको नीचा दिखाना, उसको शेमफुल फील कराना, ह्यूमिलिएट करना, उसको धमकियां देना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, घर छोड़ के चली जाऊंगी, उसको आइसोलेट करना, उसको अकेले रख देना, खाया नहीं तो मैं रूम में बंद कर दूंगी, पूरा दिन भर उसको आइसोलेशन में रखना, इसको इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं। कंपैरिजन करना कॉन्स्टेंटली। सेक्सुअल अब्यूज़ तो सब जानते हैं, इंसेस्ट है, फ्लैशिंग सेक्सुअल पार्ट्स दिखाना है, उसको इनएप्रोप्रिएट टच करना। फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादातर लोग हमारे आजकल समाज में समझ रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस। इमोशनल निग्लेक्ट मतलब बच्चों की इमोशनल ज़रूरतों को ना समझना। अगर बच्चा गुस्से में है, रो रहा है, अगर बच्चे को किसी बात का डर है तो उसको नकार देना, उसको ध्यान नहीं देना और उसकी ज़रूरतों को नहीं पूरा करना। फिजिकल निग्लेक्ट मतलब बच्चों की फिजिकल नीड्स को ना पूरा करना, जैसे खाना पीना, डॉक्टर के पास ले जाना टाइम पे वगैरह। अगर बच्चा घर में वायलेंस देखता है, अगर माँ बाप के बीच झगड़े होते हैं, मारा पिटाई होती है, फैमिलीज में चाचा ताऊ जी वगैरह के बीच झगड़े होते हैं और बच्चा देखता है, अगर बच्चे के भाई बहन को भी मारा पीटा गया हो और बच्चे को कुछ भी ना किया गया हो तो भी बच्चे पे उतना ही असर पड़ता है जैसे खुद को मारा गया हो। तो ये सब जो मैं कह रही हूँ इसके पीछे रिसर्च है, ऐसे ही मैं नहीं कह रही हूँ, पर ये सारी चीज़ें बच्चे पे असर करती है। बुलिंग, आजकल काफ़ी मॉडर्न स्कूल्स में बुलिंग के खिलाफ पॉलिसीज़ हैं, पर अगर बच्चे को क्लास में, स्कूल में अगर नाम दिया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, उसको काला, मोटा, छोटा वगैरह सब नेम कॉलिंग किया जाए तो उससे भी लाइफ लॉन्ग असर पड़ती है। माँ की मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एरिया है। अगर मदर स्ट्रेस है, मदर को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मदर की मेंटल हेल्थ की बहुत गहरी असर बच्चों पे पड़ती है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं और हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है। तो मदर की मेंटल हेल्थ का बहुत ही महत्व है। उसके अलावा अल्कोहलिज्म, अगर नज़दीकी कोई रिश्तेदारों का डेथ हुआ हो, फादर मदर का डेथ हुआ हो 18 साल की उम्र से पहले, मेडिकल ट्रॉमा और नेचुरल डिजास्टर्स, तो ये सारी लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज ऑल एरियाज ऑफ मेंटल हेल्थ दैट हैव एन इम्पैक्ट। इमोशनल अब्यूज़ इसमें से सबसे खतरनाक है क्योंकि ये पहचानते नहीं और माँ बाप ना जानकर इमोशनल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। इमोशनल अब्यूज़ और ट्रॉमा हम मेजर नहीं कर सकते हैं, पर इसकी इम्पैक्ट सुसाइड बिहेवियर पे है, डिप्रेशन पे है, PTSD पे है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे। तो इमोशनल अब्यूज़ इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू एम्फेसाइज अपॉन, और ये बहुत ही हर फैमिली में करीबन होता ही है।
ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक एक आइसोलेशन इवेंट से असर नहीं होता है, पर अगर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को घर में मार पिटाई भी हो रही है, स्कूल में उसका बुलिंग भी हो रहा है, घर पे आके माँ बाप भी झगड़ रहे हैं, टीचर भी स्कूल में डांट रही है, तो सारे एक साथ एक से ज़्यादा अगर ट्रॉमा इंसिडेंट्स है तो इसकी इम्पैक्ट बहुत गहरी पड़ती है। और रिसर्च ये कहता है कि इसकी इम्पैक्ट एक नेशन के हेल्थ केयर बजट पर भी होती है। इसका मतलब ये कि अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो हमारे देश में ओबेसिटी, क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़ के केसेस बढ़ते ही जाएंगे और इसका नेशनल लेवल बजट, हेल्थ बजट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं आज ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो समझने की ये समझना ज़रूरी है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड ब्रेन, इस ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का। तो हमेशा पेरेंट्स पूछते हैं कि इसका मतलब है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमें कभी डांटना ही नहीं चाहिए, कुछ सिखाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखने जाए तो स्ट्रेस 3 किस्म के होते हैं, जो स्लाइड में मैंने दिखाया है। पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो बच्चे को कोई भी नई चीज़ सीखने में महसूस करना पड़ता है, लाइक लर्निंग अल्फ़ाबेट्स, बाइसिकल, मैनर्स, डिसिप्लिन वगैरह। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस का कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। टॉलरेबल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिससे बच्चा स्ट्रेस में आता है, बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा होता है, इसमें थोड़ी सी इसकी डैमेज होती है, पर अगर बच्चे के लाइफ में कोई एक ऐसा एडल्ट है जो उसको बफर देता है, जैसे नाना है, दादा है, दादी है, या कोई एक पेरेंट है जो उसको संभाल सके, मतलब अब्यूज़ के बाद, ट्रॉमा के बाद अगर उसको कोई संभालने वाला एडल्ट हो तो इसकी इम्पैक्ट ज़रूर कम पड़ती है। पर अगर बच्चे के लाइफ में कोई एडल्ट बफर नहीं है और उसको टॉक्सिक स्ट्रेस सुबह से रात तक, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हमको सुबह थप्पड़ पड़ के मम्मी उठाती है, तो उठते ही एक थप्पड़ पड़ जाती है क्योंकि स्कूल जाने में लेट हो जाएगा, फिर हम स्कूल जाते हैं तो टीचर डांटती है, घर आते हैं तो मम्मी पापा का झगड़ा होता है, तो पूरा दिन ये लोग टॉक्सिक स्ट्रेस में रहते हैं। और इसकी इम्पैक्ट अगर आप देखो तो इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम पे असर होती है, इसकी नर्वस सिस्टम इससे डिसरेगुलेट हो जाती है, एंड दिस हैज़ ह्यूज implications on adult health, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, mental health issues like even bipolar and also alcoholism and cancer। तो ये टॉक्सिक स्ट्रेस है, इसके बारे में हमें समझना है और बच्चों को बचाना है। अगर हम स्ट्रेस के बारे में देखें तो इसकी फिजियोलॉजी पे क्या असर होती है, तो अगर आप ये स्लाइड काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो यहाँ पे आपको दिखेगी कि हार्मोन लेवल चेंजेस होते हैं। अगर बच्चा टॉक्सिक स्ट्रेस में है तो इसके बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन आना शुरू हो जाता है। कोई भी किस्म का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव, ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए क्यों स्ट्रेसफुल है और ये इसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। कोई भी किस्म का अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में आते हैं। स्ट्रेस हार्मोन से हार्ट का रेट बढ़ता है, हार्ट पे असर पड़ती है इसकी, ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं बच्चों के, बचपन से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्यून सिस्टम डिसरप्ट हो जाती है। इम्यून सिस्टम डिसरप्ट होने से ऑलरेडी बच्चे को बचपन से ही उसको इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, उसकी हेल्थ पे इश्यूज शुरू होना हो जाते हैं, और एडल्ट में उनको जल्दी हार्ट इश्यूज हो सकते हैं या डायबिटीज़ हो सकता है। सिमिलरली इम्यून सिस्टम पे भी इसकी इम्पैक्ट पड़ती है, जैसे मैंने अभी कहा कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एडल्टहुड में होते हैं, जैसे कि सोरियासिस है, लूपस है, कैंसर है। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रूट कॉज है इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस, एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस इज chronic toxic stress in childhood। also neurological changes, बच्चे के ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं अगर बच्चा बचपन से क्रोनिक स्ट्रेस में है। उसका जो फियर सेंटर है, जो मैं अभी ब्रेन डायग्राम में बताऊंगी, वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि बच्चा बचपन से ही डरा हुआ रहता है। अभी मैंने जूते ठीक नहीं रखे तो मम्मी थप्पड़ मारेगी, अगर खाना नहीं खाया तो पापा थप्पड़ मारेंगे, अगर मैंने स्कूल में होमवर्क नहीं दिखाया तो टीचर पनिश करेगी। तो ये स्ट्रेस की वजह से उसका फियर सेंटर जो होता है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, और उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो उसका रैशनल थिंकिंग का सेंटर है, समझने का सेंटर है, शांत रहने का सेंटर है, वो अंडर एक्टिवेट हो जाता है। तो ब्रेन सेंटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये मैं ये स्लाइड में दिखाना चाहूँगी। ये अगर आप स्लाइड देखोगे तो सिंपल डायग्राम ऑफ ब्रेन, आई नो यहाँ पे अगर ब्रेन साइंटिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट होंगे उनको शायद ये बहुत जुवेनाइल लगेगा, पर मेरा ऑडियंस पेरेंट्स हैं तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे
कि ब्रेन में जो एमिगडाला है और स्टेम है, जो फियर सेंटर है, वो हमेशा हाइपर एक्टिव। ये बच्चे बचपन से ही बहुत ही हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, हमेशा डेंजर को एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट यू कॉल एज हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज दे आर प्रोग्राम टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेक्ट डेंजर। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल का सेंटर है, ये अंडर डेवलप रह जाता है। सेल्फ अवेयरनेस का सेंटर है, इंटरनल बॉडी अवेयरनेस, मेरे बॉडी में कहाँ मुझे डर लग रहा है, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, ये जो इंसुला होता है ये डिसरेगुलेट हो जाता है। और हिपोकैम्पस जो मेमोरी सेंटर है, जहाँ पे हम समझते हैं अपने अनुभवों को, वो भी अंडर डेवलप रह जाता है। तो ये ब्रेन के ऊपर भी इसकी बहुत इंपैक्ट पड़ती है। अगर आप देखो तो ये सिंपल जो पिंक चीज जो आपको दिख रही है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बच्चों में ना 25-28 तक डेवलप होती रहती है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूज टू ग्रो टिल द चाइल्ड इज 28। और ये सॉरी नॉट एमिगडाला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आई एम टॉकिंग ऑफ एमिगडाला, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन एमिगडाला, दिस इज योर फियर सेंटर। ये बच्चों में स्ट्रेस डिटेक्ट करने का सेंटर है, और जब भी बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो ये सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे क्लियरली फोकस नहीं कर पाते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके घर में ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट है, वो स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको स्कूल में उनका अटेंशन नहीं रहता है, उनको वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी किसी ने बोला तो उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, और अग्रेसिव बिहेवियर्स टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। This is all because of hyperactivation of the amygdala, which is the fear center of the brain. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो मैंने कहा, ये थिंकिंग सेंटर है ब्रेन का, जो 28 साल तक डेवलप होता रहता है बच्चों में, टीनेजर्स में। ये सेंटर वो सेंटर है हमारे ब्रेन का जो हमें प्लानिंग, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग वगैरह में हेल्प करता है। सोशल अवेयरनेस, मतलब सोशल सिचुएशन में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एम्पैथी, इमोशनल रेगुलेशन वगैरह। और जब ट्रॉमेटिक टॉक्सिक स्ट्रेस होता है बच्चे की लाइफ में, तो ये सेंटर हमारा जो उनका रहता है अंडर एक्टिव रह जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल की वजह से ये सेंटर ज़्यादा मतलब इसके जो न्यूरल पाथवेज है वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते बच्चे, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझ पाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती है। आप देखेंगे कि जो बच्चे ट्रॉमा के विक्टिम्स हैं ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते, दे कैन नॉट थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, और ये काफ़ी इम्पल्सिव बिहेव करते हैं। उनका ये इम्पल्स कंट्रोल सेंटर है जो अंडर रेगुलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से इम्पल्सिव बिहेवियर भी होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से दे एंड अप इनटू क्रिमिनल बिहेवियर्स एंड एडिक्शंस एज वेल। हिपोकैम्पस, इमोशनल रेगुलेशन सेंटर भी आप देखो तो अंडर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रॉमा से जो गुजरे हुए बच्चे हैं वो अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको मेमोरी का इशू रहता है, याददाश्त कम हो जाती है इनकी, और अपने ही अनुभवों से सीखते नहीं। हमारे पास ऐसी बहुत क्लाइंट्स आती हैं जो बोलते हैं, मैडम बचपन में हमने कितनी बार धोखा खाया है, हमारे बॉयफ्रेंड फिर से भी बार बार हम ऐसे ही लोग अटैक करते हैं, हम ऐसी परिस्थितियों में बार बार आते रहते हैं। सो इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम ओन मिस्टेक्स कम्स फ्रॉम एन अंडर रेगुलेटेड हिपोकैम्पस एंड एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्टिविटी। ओके, ऑल्सो द ब्रेन स्टेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है वो भी इसकी इम्पैक्ट पड़ती है ट्रॉमा पे। और जो हमारे अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि जब डेंजर होता है तो फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हो जाता है, जब डेंजर चला जाता है तो हम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में आ जाते हैं, मतलब रेस्ट और डाइजेस्ट। तो ये हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये भी डिसरेगुलेट हो जाता है एक्सट्रीम चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। और इंसुला जो अवेयरनेस और कनेक्शन का सेंटर, हमने बहुत देखा है हमारी प्रैक्टिस में कि जो ट्रॉमा विक्टिम्स है उनका बॉडी अवेयरनेस नहीं होता है, उनको कुछ बॉडी में फील ही नहीं होता है, और इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में भी इंपैक्ट पड़ता है। उनके पार्टनर्स बोलते हैं इनको कुछ इमोशंस ही नहीं है मैडम, ये इमोशनलेस है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज द सेंटर फॉर इंट्रोसेप्शन इज हाईली डिसरेगुलेटेड। सो what I'm trying to tell you in very simple terms is that childhood trauma has a huge impact in practically every center of the brain. अगर आप ये स्लाइड देखो तो हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन बोलते हैं, हमारे जो दो हेमिस्फीयर्स ब्रेन के हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उनके बीच एक कॉर्पस कोलोसम होता है, एक लिक्विड होता है जो इनको मैनेज करता है। ये भी देखा गया है कि ट्रॉमा, जो बच्चे सीवियर चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनका ये कॉर्पस कोलोसम जो है ये भी स्मॉलर हो जाता है, और इसकी वजह से इनके जो ब्रेन के रेगुलेशन है, ब्रेन हेमिस्फीयर्स में बैलेंस है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब बच्चे बैक टू बैक क्रोनिक स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजरते हैं। दुख की बात यह है
कि ज़्यादातर ये ट्रॉमा 80% ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा इज गिवन बाय पेरेंट्स एंड पेरेंट्स डू नॉट नो, पेरेंट्स डू इट अननोइंगली. I would challenge कि 95% of the parents who are abusing and traumatizing their children have no idea that what they are doing is abuse and it is trauma, and that is why they are doing it. We also have some research done at Wellness Space. हमारे सेंटर पे हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं और इसके बारे में किया है. ये कहता है कि जो लोगों का ट्रॉमा स्कोर बचपन 0 से 18 साल में इन्होंने अगर ट्रॉमा महसूस किया है और ट्रॉमा स्कोर हाई है, तो इसके साथ इनका वेलबींग स्कोर हमेशा कम होता है और एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. ये हमारा रिसर्च है. जैसे अगर आप, मैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स जल्दी से कवर करूंगी क्योंकि काफ़ी मैसेज सेम ही है कि भाई जितना हमारे क्लाइंट्स बच्चे नहीं हैं, हमारे क्लाइंट्स अडल्ट हैं जो 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं. बट जब हम इनके स्कोर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है, कोरिलेशन मिलता है कि इनके बचपन के ट्रॉमा के स्कोर हाई हैं तो इनका वेलबींग भी एवरेज से कम होता है. इनकी एंजाइटी अगर आप देखो तो अबव नॉर्मल होती है. इनके डिप्रेशन स्कोर्स भी अबव एवरेज होते हैं. इनका इंसोम्निया भी अबव एवरेज होता है. ये हमारा जनरेशन जेन जी बोलते हैं, इसका डेटा है, जिनको मार पड़ी है बचपन में बहुत सारी. तो फिजिकल अब्यूज का भी एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो मरून वाला जो है बार, these are the people who have come to us with a history of physical abuse. हर रोज मार पड़ती है. इन लोगों का भी डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया लेवल्स हाई है. सिमिलरली सेक्सुअल अब्यूज, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, अगर सेक्सुअल अब्यूज है तो भी ये सारे पैरामीटर्स में हाई लेवल्स होते हैं. PTSD, I don't know how many of you know, but it is called post traumatic stress disorder, जो वॉर वेटरन्स में देखे जाते हैं, जो लड़ाई करने जाते हैं वॉर में, उन पे देखे जाते हैं. बट ऐसे ही सिम्टम्स बच्चों में भी देखे जाते हैं जब इनका हाई ट्रॉमा स्कोर होता है. और PTSD का इम्पैक्ट पड़ता है एंजाइटी, डिप्रेशन, फोकस पे, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स और सुसाइड बिहेवियर्स पे. हमने PTSD ग्रुप में भी देखा कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो हाई प्रेजेंट है, उसमें खास करके इमोशनल अब्यूज. सुसाइड बिहेवियर के साथ इसका बहुत जुड़ाव है. इनफैक्ट आजकल न्यूज़पेपर में बहुत आता है कि इंडिया में सुसाइड रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं. इनफैक्ट दे आर प्रोबेबली लीडिंग द ग्लोबल एवरेज. इंडिया में सुसाइड यंग लोगों में इतना बढ़ गया है और सुसाइड का भी कनेक्शन बचपन में इमोशनल अब्यूज़, बुलिंग, फिजिकल अब्यूज़ और पेरेंट्स और डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. इनफैक्ट हम लोग वेलनेस स्पेस पे अभी IIT के साथ रिसर्च कर रहे हैं, अभी पब्लिश कर रहे हैं पेपर, जिसमें हम ये बचपन के अनुभव के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी एक्यूरेटली कि इस बच्चे को सुसाइड का रिस्क है कि नहीं. तो इससे काफ़ी प्रिवेंशन हो सकता है इस एरिया में. जैसे हमने कहा, हमारे पास भी जो क्लाइंट्स हैं उनमें सुसाइड जो हाई ट्रॉमा है, वेरी हाई चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब 8 से ज़्यादा इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा हैं, तो इनका सुसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये बहुत ही सीरियस बात है और ये पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को समझने की बहुत ज़रूरत है. तो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द स्लाइड्स आई हैव शेयर्ड सो फार. I don't think we need more information than this to understand how important it is to prevent the abuse and trauma of children. चाहे कितनी भी अच्छी रीज़न ना हो आपके पास, you may have all the good reasons कि भाई बच्चों को आगे बढ़ना है, लाइफ में कैसे सर्वाइव होंगे. लोग ये सब कई बार मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैडम फिर तो हम बच्चे को सॉफ्टीज ही बड़ा करेंगे, बच्चे कहाँ से स्ट्रांग बनेंगे दुनिया को फेस करने पर. रिसर्च यही कहता है कि अगर आपका बच्चा अब्यूज़ और ट्रॉमा का विक्टिम है तो वो स्ट्रांग नहीं बनता है. इनफैक्ट उसकी इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. उसका खुद का सर्वाइव होने का जो स्ट्रेंथ होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. तो मारने पीटने से बच्चे स्ट्रांग होते ही नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है. इनफैक्ट बच्चों को अगर अच्छे से पॉजिटिवली डिसिप्लिन किया जाए तो देयर इज अ हाई चांस दैट दे विल बिकम मच बेटर एडल्ट्स एंड हेल्दी एडल्ट्स. प्लीज रिमेंबर दिस. तो मारने पीटने से बच्चे सुधरते नहीं है. और ये भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैडम हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों के साथ सेम किया है, तो ऐसा क्यों है कि एक बच्चा बिल्कुल ही गॉन केस है, सब हमारे नाक कटवा लिए, हमारे फैमिली का कलंक है, और ये दूसरा बच्चा देखो हीरो है. तो ये होता है, दोनों बच्चों पे असर एक सी होती है, समझना, एक सी नहीं होती है, इम्पैक्ट होती है.
पर दोनों बच्चों के ऊपर किस तरह की इम्पैक्ट होती है वो दैट इज डिफरेंट. One child will completely succumb and become hopeless, helpless and dysregulated. Another child who will have a strong coping structure, दुनिया की आंखों में काफ़ी फंक्शनल होगा, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा होगा, बहुत से लोग उसके साथ होंगे, बट जो लोगों को नहीं दिखता वो हिडन इश्यूज काफ़ी होते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, बीवी को मारना पीटना है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, और मेंटल हेल्थ नहीं तो अर्ली डायबिटीज़, अर्ली थायराइड या अर्ली ब्लड प्रेशर. तो इम्पैक्ट तो 100% होती है, बाहर लोगों को दिखे कि नहीं दिखे वो अलग बात है. मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ कोई भी आए तो एस असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ट्रॉमा हिस्ट्री लेते हैं बट एस असेसमेंट नहीं करते हैं. तो ये भी एक मेरा काम है कि अवेयरनेस फैलाना मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के लिए, और ये असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर उनके ऐसे इवेंट्स हैं जिसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो PTSD असेसमेंट करना ज़रूरी है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ माई प्रेजेंटेशन एंड्स हियर. नाउ आई एम कमिंग टू व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑन पेरेंटिंग. ओके, इसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक अतुल जी हैड सेड दैट ही वांट्स पीपल टू आस्क क्वेश्चंस. इफ यू हैव टाइम आई विल डू दैट. सो द क्वेश्चन इज पेरेंटिंग. हाउ डज दिस इम्पैक्ट? व्हाट इज द role of parents and how parents can change this or help this. As you see, parents का बहुत important role है. First parents and then of course the teachers and the society at large. Parents में हमने देखा है कि पेरेंट्स के खुद के प्रेशर्स बहुत हैं. आजकल की पेरेंटिंग है, मॉडर्न पेरेंटिंग हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज पेरेंट्स को खुद परफेक्ट पेरेंट्स बनना है. All the mothers, I will say, who are sitting here, I can tell you, they all want to become perfect mothers. Right or wrong? Huh? You all want to be good mothers? And definition of good mother is usually how well the child does, unfortunately. तो मदरहुड का खुद का एक्सपेक्टेशन है. दूसरा, पेरेंट्स ज़्यादातर दोनों वर्क करते हैं तो उनका खुद का प्रेशर होता है. तीसरा, अगर ये सारी चीज़ें ब्रेन को इम्पैक्ट करती है और ये ट्रॉमेटाइज बच्चे खुद पेरेंट्स बनते हैं तो ये खुद भी ये ट्रॉमा पैटर्न कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बिकॉज इफ यू आर डिसरेगुलेटेड, इफ यू आर हाइपर विजिलेंट, इफ यू हैव एंजाइटी, if you have trauma response and you become parents, you cannot be regulated and balanced. It affects your parenting style. So these are the parents who will either become very, very abusive with their children, or they will become completely shut down and completely numbed out, or they have no idea how to understand the child's emotional responses. And hence, it also affects the children. So please understand, if you are a victim of childhood trauma as a parent, you have to recognize and work on yourself. Because unknowingly this gets carried forward to the next generation. There is enough research on this also. Research ये कहता है कि अगर parents victim है childhood trauma के, अगर parents के भी माँ बाप अगर domestic violence करते थे या उनके बचपन में भी बहुत ही abuse और trauma था, तो इनको भी mental health issues तो होते ही हैं, but इनकी parenting style पे इसका बहुत ही बड़ा impact पड़ता है. और इसी तरह जो मैंने शुरू में स्लाइड दिखाई थी कि इट्स गेट्स कैरिड फॉरवर्ड जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज ऑफ दिस. ओके, ये एक साइकिल है. अगर पेरेंट्स, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक मदर आई थी, बोलती थी कि मैडम मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी बचपन में, बहुत पिटाई करती हूँ, मैं मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं करती हूँ, सब छूट दे दिए, मैं उस पर उंगली भी नहीं उठाती हूँ, मैं उसको डांटती भी नहीं हूँ. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट इज एन एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल कमिंग फ्रॉम हर ओन ट्रॉमा. Another mother told me कि I was sexually molested for 5 years by my cousins and uncle. तो मेरी बेटी को मैं किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ती हूँ. मैं इतनी पैरानॉइड हूँ कि मेरी बेटी को मैं 24 घंटा नजर रखती हूँ. समझे? तो ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज नॉट नॉर्मल. दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ओन ट्रॉमा हिस्ट्री. तो पेरेंट्स हु हैव गॉन थ्रू ट्रॉमा टेंड टू ऑल्सो हैव एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल्स. एक किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो ट्रॉमा की वजह से they become very controlling, very authoritative. मैंने ऐसा किया है, देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे बच्चे को भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा. मेरे पापा ने मुझे बेल्ट से मार मार के आज मेरे को IIT में IIM में एडमिशन मिला है, तो उनकी वजह से हुआ है, तो मैं भी मेरे बच्चों को यही करूंगा. यही तरीका है. अलग बात है कि फिर बाद में आपको एंजाइटी हो रही है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो कोई नहीं देखता. तो एक तो आप अपनी पेरेंटिंग स्टाइल कॉपी करते हो, दूसरा कि आप पोलराइज्ड ऑपोजिट हो जाते हो कि भाई मैंने ये अनुभव किया है तो मेरे बच्चों को तो ये कभी नहीं होने दूंगा. So two extreme parenting style happens, and this is how the cycle gets carried forward. Clear so far? Please give me a thumbs up if it's clear. Okay, I hope
you have not gone off to sleep because this is a bit of a heavy topic. But so then the question is, फिर हम करें क्या मैम? आपने तो इतना सारा टाइम बिताया क्या नहीं करना चाहिए बताने के लिए, तो फिर बच्चों को बड़ा कैसे करें? तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे वाइट बाल ऐसे नहीं हुए हैं, मेरे बाल आधे से ज़्यादा वाइट इसलिए हुए क्योंकि मेरे भी 2 हैं, 19 and 23 year old. So I am telling you from my own experience plus lot of research and positive parenting disciplines. सबसे पहले पेरेंट्स होने के तौर पे आपको समझना चाहिए कि आपको अवेयरनेस रखनी है. You have to be aware about your own हिस्ट्री, आपके ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं, आपकी जो हिस्ट्री है उसकी वजह से आपके बच्चों के साथ के रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इसकी आपके पेरेंटिंग स्टाइल. तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. ये आपको, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करेंगे तो शायद 90% अवेयरनेस आ जाएगी वहाँ से, क्योंकि मैंने सब चीज़ें वहाँ डाली हुई हैं. दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन. पेरेंट्स अगर खुद सेल्फ रेगुलेटेड रहें, मतलब इफ दे आर एबल टू स्टे काम, बैलेंस्ड एंड रिलैक्स्ड in and outside the home, then 80% of the job is done. Trust me. अगर पेरेंट्स खुद शांत रह पाए, खुद रिकॉग्नाइज करे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, हाथ उठाने का मन हो रहा है, पर मैं 2 गहरी सांस लूं या हमिंग करूं या भगवान का नाम ले लूं 5 बार तो मेरा थप्पड़ रुक जाएगा, तो अब्यूज एक कम होगा. तो ये सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक कही जाती है, पेरेंट्स को सीखनी जरूरी है. ये बहुत ही फ्री में वर्कशॉप्स में मिल जाती हैं. और पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग टूल्स पेरेंट्स को सीखना जरूरी है कि कैसे बिना मारे पीटे भी बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं. भाई ये हमारे समाज में पता नहीं क्यों ऐसा है कि बच्चों को मारने पीटने से, पनिश करने से, उसको डराने से, धमकाने से ही बच्चे डिसिप्लिन होते हैं. बिल्कुल गलत बात है. जो बच्चा डराने धमकाने से, मार पीटने से बड़ा होता है, वो हाफ द टाइम ही विल गिव बैक द सेम रिएक्शन टू द पेरेंट्स. I have many parents who tell me कि मैडम मेरा बच्चा अभी 15 साल का है, 6 फुट का हो गया, अभी मुझे मारने आता है. तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि बचपन में उसको किसने मारा था. So please understand, as parents we have a huge role to play, whether we want to normalize this or whether we want to call it out and work on it. There is research which says कि अगर पेरेंट्स ने 1 महीने तक सेल्फ वर्क किया है तो उनकी भी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ी है. हमने खुद पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स करे हुए हैं और हमने बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स देखे हैं. हमारी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में हमने पेरेंट्स को सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक सिखाई है. There are some techniques where they can stay calm, they can regulate their nervous system, they can calm down their heart rate, their breathing rate. That has also helped parents feel better about their parenting style. उनका वायलेंस कम हो गया है और उनको खुद आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि आई एम अ गुड पेरेंट. तो ये चीज़ें पेरेंट्स को करनी है. हम लोग अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड लेवल पे ये नहीं कर पा रहे हैं, बट I think as a nation we have to focus on educating parents and helping parents regulate themselves so that they do not pass on this trauma forward. There are certain 8 rules for positive parenting. I will quickly go through them. I think I have some more time. So about how much time? I go, okay. So these are the 8 rules that I will take you through for positive parenting, which I think we all can follow if we try. अगर आप 50% भी follow कर पाओ तो मेरे हिसाब से you are doing a good job. No abuse or violence. और ये ना बचपन से शुरू होती है. मतलब आपका बच्चा अगर 15 साल का हो गया है मार खा के, तो अभी आप सडनली चेंज कर लोगे तो शायद काउंटर रिएक्शन भी आ सकता है. पर फ्रॉम चाइल्डहुड, ट्रस्ट मी, इफ देयर इज नो अब्यूज एंड वायलेंस, यू कैन ट्रेन एंड डिसिप्लिन पीपल. चिल्ड्रन लुक एट अस. अगर आप अपनी बीवी पे चिल्ला रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो बच्चा वो देख रहा है और वो समझता है कि इसी तरह से बिहेव करना है लोगों के साथ. ओके, सो घर में बंद करिए अब्यूज और वायलेंस, बाहर भी बंद करिए. मिरर न्यूरॉन्स होते बच्चे में. बच्चे का सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है कि पेरेंट्स को देख के सर्वाइव होता है बच्चा. तो पेरेंट्स क्या करते, छोटी सी छोटी पेरेंट्स की मूवमेंट बच्चे को ध्यान में होती है. इवन अ 1-year-old 2-year-old चाइल्ड हु इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यू फील इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको सब समझ में आता है. मम्मी घर में घुसी है तो उसकी चाल से बच्चे को पता चल जाता है कि आज मम्मी टेंशन में, स्ट्रेस में, पापा से लड़के आई है कि खुशी में है कि आज पार्टी करके आई है. तो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव हैं और वो पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. तो ये पहले पेरेंट्स को करना है. बच्चे के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. हमेशा मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी रन किया था. 80% ऑफ द टाइम वी आर करेक्टिंग अवर चिल्ड्रन, राइट और रॉन्ग. हाँ, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, आंटी क्या बोलेगी, ऐसे फोन पे बात मत करो, ड्रेस कैसे पहना है, अरे बाल तो ठीक कोम करो. अरे ये 80% वी आर ओनली करेक्टिंग. इंस्टेड ऑफ दैट, बिल्ड कनेक्शन विथ योर चाइल्ड.
एवरी डे आस्क योर चिल्ड्रन, आस्क योर सेल्फ, आज मैंने कितना % करेक्ट किया और कितना % कनेक्ट किया। कनेक्ट मतलब क्या? बच्चों के साथ खेलो, उसके साथ बातचीत करो, उसको उसके साथ उसकी उम्र के हिसाब से टाइम पास करो, मजा करो, उसको बातें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, उसका करवाओ। तो बिल्डिंग ट्रस्ट, अगर बच्चा सेफ फील करेगा आपके साथ तो सब शेयर करेगा, आपको बताएगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा, आपसे छुपाएगा नहीं, आपके साथ धोखा नहीं करेगा। झूठ बोलना, हाइड करना ऑलवेज कम्स आउट ऑफ फियर, वेदर इट इज अडल्ट और वेदर इट इज चाइल्ड। एंड लिव बाय योर वर्ड्स। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ 1 year old। आप बोलते हो मैं 1 घंटे में आऊंगी, फिर 4 घंटे बाद आते हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट इससे बच्चों में ट्रस्ट नहीं स्टार्ट होता है। बच्चे स्ट्रेस में नहीं सीख पाते हैं, स्ट्रेस में बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो बच्चे को मेहरबानी करके स्ट्रेस में मत सिखाइए। बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो आप ज्यादा स्ट्रेस डालते हो, ज्यादा डांटते हो, ज्यादा पनिशमेंट देते हो, धमकियां देते हो, और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो जो लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये पेरेंट्स समझते नहीं है। अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो उसको पहले रिलैक्स करवाओ, उसका स्ट्रेस कम करो, फिर पढ़ाओ। कितने पेरेंट्स होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में बच्चे का हॉबीज बंद करवा देते हैं, और हम लोग हमेशा कहते हैं ऊपर से 10th में हॉबीज तो करनी ही चाहिए, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग यू हैव टू बैलेंस विथ अ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी। So please, if you want your children to do well, they have to be relaxed, not stress. Stress will damage their new learning and memory centers in the brain if they are in chronic stress. So stress response हो तो बच्चा अब थप्पड़ मारा सीख, और थप्पड़ मारा और सीख, नहीं सीख पाएगा बच्चा, और ऊपर से वो साइकिल में जाएगा। So please understand this. Thirdly, बच्चा अगर कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, रो रहा है, जिद कर रहा है, जमीन पे लेटा, ये चाहिए वो चाहिए, तो तब बच्चा लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है, इंपल्सिव ब्रेन से। अगर पेरेंट्स भी ट्रिगर होके उसी तरह रिएक्ट करने लगे लोअर ब्रेन से तो कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ वॉर। पेरेंट्स को तब अपर ब्रेन से काम करना है। अपर ब्रेन मतलब क्या? दिस वन, कामनेस, अंडरस्टैंडिंग, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या चाहिए, डोंट रिएक्ट। इवन इफ यू डोंट रिएक्ट, अ स्मॉल चाइल्ड विल स्टॉप थ्रोइंग टैंट्रम, बट इट विल नॉट स्टॉप इफ यू रिएक्ट। So there is action, there is reaction, there is reaction to reaction, and there is reaction to reaction, and that is how dramas happen between mother and children most of the time. Okay? So please understand, बच्चे को अपर ब्रेन एंगेज करना सिखाओ। अपर ब्रेन कैसे एंगेज करते? क्वेश्चंस पूछो, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हो गया, अच्छा लड़ाई हो गई फ्रेंड के साथ, अच्छा तो फ्रेंड को क्या फील हुआ होगा, जिसने लड़ाई देखी उसको क्या फील हुआ होगा। ये सब करने से बच्चे का अपर ब्रेन एंगेज होता है। 5th, मॉडलिंग। प्लीज ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर। आप झूठ बोलते हो, फ्रेंड के साथ नहीं आना, पेट में दुख रहा है, फिर बच्चे को बोल रहे हो झूठ मत बोलो। आप अगर गाली गलौज कर रहे हो और बच्चे को बोलो कि तुम आंटी के सामने अच्छे से बिहेव कर बेटा, आंटी गई फिर कोई बात नहीं, दिस इज राइट। सो प्लीज फॉलो, रिमेंबर योर चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग यू। या सो पेरेंट्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप इमीडिएटली रूम में जाके ब्रीदिंग करते हो, गुस्सा शांत करते हो, बच्चा देख रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कहने से बच्चे नहीं सीखते हैं, मॉडलिंग करने से हमेशा सीखते हैं, आपको देख के सीखते हैं। मैंने खुद देखा है कि मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ वो नहीं सीखते, जो मैं खुद करती हूँ वो सब सीख जाते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, बी कंसिस्टेंट। मैंने ये सारा जो आपको जो ये प्रेजेंटेशन किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन ना करो, डांटो नहीं, सिखाओ नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन, यू हैव टू शो देम बाउंड्रीज कि ये अलाउड है, नहीं अलाउड है, हमारे घर में ये है नहीं है, पर विदाउट अब्यूज एंड विदाउट वायलेंस, एंड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी, छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज दिया जाए तो दे फील सेफ, दे फील सिक्योर, एंड इट हेल्प्स देम इन देयर ब्रेन डेवलपमेंट। फियर बेस्ड, गिल्ट बेस्ड मेथड्स प्लीज मत करो। आपने खाया नहीं तो मम्मी रोना शुरू कर देगी, आपकी वजह से मम्मी, देखो पापा ने मुझे डांटा, अगर आपने स्कूल में मार्क्स नहीं लाए तो देखो दादी मेरे को डांटेगी कि तू अच्छी मम्मा नहीं है। बहुत ऐसे डायलॉग्स मैंने सुने हैं, मम्मियाँ बोलती हैं। दिस इज कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग। डू नॉट यूज गिल्ट एंड फियर बेस्ड मेथड्स। इफ यू डोंट ईट आई विल थ्रो दिस अवे, छोटा मोट मस्ती में करो बराबर है, बट कंसिस्टेंटली रिपीटेडली यूजिंग फियर एंड गिल्ट विल नॉट हेल्प योर चाइल्ड लर्न एनीथिंग। Seek balance in your parenting style, manage expectations, ये बहुत ही ज़रूरी है। पेरेंट्स को आजकल बच्चे, मैं एक चीज़ मदर्स को कहूँगी, बहुत सारी पढ़ी लिखी मदर्स ना अपना करियर वरियर छोड़ के बच्चे को अपना करियर बना लेती है। हाउ मेनी मदर्स हियर आर डूइंग दैट? बहुत सारा, मास्टर्स डिग्री, PhD कर लिया, फिर बच्चे को प्रोजेक्ट बना लिया।
या बच्चा इज माई फुल टाइम करियर, दिस इज अ ग्रेट डिससर्विस टू योर चाइल्ड एंड टू योर सेल्फ, बिकॉज बच्चा इज लाइक दैट, वो कली होती है ना, आप फूल के कली के सामने खड़े रहो, नहीं पहले ये पत्ती खुलनी चाहिए, फिर ये पत्ती, फिर ये पत्ती, तो वो मर जाएगी. तो as mothers and fathers, remember that your child has his own, her growth path. Your child is not your project. Your child is not your full-time career. Have a life beyond your child. It is good for the child. बच्चे को थोड़ा छोड़ो अकेले, बच्चे को फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बनाओ, क्योंकि बच्चे पे इतना प्रेशर आता है माँ बाप को खुश रखने का. हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, एंजाइटी कब से शुरू हुई मैडम? 8th स्टैंडर्ड से. क्यों? क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक मम्मी पढ़ाती थी, हमेशा फर्स्ट आता था, 8th स्टैंडर्ड से मैं ना 3rd आना शुरू कर दिया, और मम्मी मेरी डिप्रेशन में चली गई कि हाय हाय मेरा बेटा अभी, एंड आई एम सो गिल्टी दैट आई कैन नॉट लिव अप टू माई मॉम्स एक्सपेक्टेशंस एंड मेक हर हैप्पी. आपको हंसी आती होगी, बट ऐसे होते हैं, एक नहीं ऐसे अनेक चीजें होती हैं. सो प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, प्लीज हैव अ लाइफ beyond your children. Do not make your children your career and your full-time project. Okay? For mental health practitioners, please remember, focus on parents. अगर आपके पास बच्चा आता है ADHD के साथ, anger issues के साथ, violence के साथ, तो पहले माँ बाप को find out about the parents' history, find out about the family environment, coach the parents. हमने clinical practice में देखा है कि 10 या 12 साल से छोटे बच्चे आते हैं, उनके तो हम माँ बाप के ऊपर ही काम करते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं. Most of the time we have to work with the parents to make the children okay. But parents अगर relaxed हो, अगर कम stressed हो, अपने खुद के marital issues resolve कर पाते हो, तो बच्चे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं. At Wellness Space हम लोग awareness building करते हैं. आप अगर मुझे follow करते हो तो आपको पता होगा, मैं सारे social media channel पे कोई paid promotions नहीं लेती हूँ, मैं सारी ज्वेलरी कुछ promote नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ content देती हूँ जो लोगों को awareness बढ़े, parenting के बारे में, mental health के बारे में. पर्सनल थेरेपीज, वर्कशॉप्स, टॉक्स के द्वारा हम ये चीज़ करते हैं वेलनेस स्पेस पे. हम वर्कशॉप्स भी करते हैं पेरेंट्स के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए और अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए, एंड दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. So I think I'm done with what I had to say. I hope I was on time. Yeah, ma'am. So if Ashish, till you have your panel set up, if you have any questions or queries in between, I mean, you are most welcome. Yes, I would be more than just happy to take continue questions. to call panel and moderator. I am just getting to sure. the session basically. सार्थक सामूहिक चर्चाएं हमेशा नए युग को मार्गदर्शन देते हुए उसके नवीन मार्ग को दिशा प्रदान करती हैं, और आज की चर्चा का विषय. हेलो, एक हाँ जी, आपका क्वेश्चन. हाँ, एक सवाल है. आपने बोला कि बच्चों को एक बफर होना चाहिए. हाँ जी, राइट. लेकिन अभी पिछले तीन डिकेड्स में ये हुआ है कि बच्चों को अभी फेस टाइम कम हो गया है, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स हैं, पहले 2-3 डिकेड पहले जो 8 घंटा काम करते थे, अभी वो 14-15 घंटे काम करते हैं. बिल्कुल. दूसरा, अभी जो पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को मिलते नहीं. बहुत बुरी बात है. तो वो आजकल जो है जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो बच्चा जो है ग्रैंड पेरेंट्स, वो बफर जो होता है वो मिस करता है. करेक्ट. Correct. So, what is your research or what is your views on grandparents being buffer? See, grandparents have a very important role to play in children's life, and today families are becoming nuclear, they are becoming small, highly individualized. इसलिए grandparents हैं, चाचा, चाची, बुआ, किसी की impact, mothers भी बहुत ही ऑब्सेसिव हो गई हैं आजकल, कि भाई बच्चे को टाइम पे टाइम खिलाना चाहिए, इतना ही पोर्शन खिलाना चाहिए, चॉकलेट तो देनी नहीं चाहिए. तो ये सब चीज़ों की वजह से, जैसे मैंने कहा ना, बच्चे प्रोजेक्ट हो जाते हैं. फिर ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाके आइसक्रीम का कार्टन खुल जाता है, चॉकलेट्स दी जाती है, तो मम्मियाँ बहुत एंशियस हो जाती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है. तो आई थिंक चिल्ड्रन नीड अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ. Parents are there to discipline, but they need a buffering adult. If there are grandparents who can pamper them, let them be pampered. They need that experience in their life. मैं जब छोटी थी तो मेरे नाना जी के गांव में जाके जिद करके हर रोज आइसक्रीम खाती थी, जो मुझे अलाउड नहीं था, और मुझे नहीं लगता उससे कोई मेरे में डैमेज हुआ है, ना मेरे बच्चों को भी. मेरी मदर इन लॉ जो इतनी स्ट्रिक्ट एज अ मदर थी, मेरे बच्चे जब आते थे उनके घर पे तो पूरा चोकोबार का 1 डजन का कार्टन पैक लाके देती थी, जितना खाना है खाओ. तो बच्चे आज उनको प्यार से याद करते हैं. आई थिंक चिल्ड्रन डिजर्व दैट. Yes, if grandparents are toxic, abusive, then you have to keep away. But to your point, sir, कि yes, buffering adult is needed. Grandparents का भी जो प्यार होता है, pampering होता है, उसे बच्चे को वंचित मत कीजिए. इनफैक्ट बच्चे जितने अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं, उतना उनके ब्रेन सेंटर्स डेवलप होते हैं. आजकल बच्चे ना इंसुलेटेड पेरेंटिंग की वजह से माँ बाप की सिखाई हुई चीज़ें ही लेके बड़े होते हैं, क्योंकि उनको और किसी के पास से कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है.
तो जॉब करने जाते हैं तो अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, बच्चे सोशल स्किल्स नहीं डेवलप होते, पर जो बच्चे बड़े परिवारों से मिलते हैं, रिलेटिव्स को मिलते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं, उनको एक स्किल्स डेवलप हो जाती है कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे नेगोशिएट करें, कैसे अपनी चीज़ें निकलवाएं, कैसे इनका मूड मैनेज करें। तो बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जब वो वर्क करने जाते हैं तो दे आर बेटर एट सोशल स्किल्स। सो प्लीज डू नॉट इंसुलेट योर चिल्ड्रन, डू नॉट से कि बस मैं इसी तरह बड़ा करूंगी बच्चे को, पड़ोसी के यहाँ मत भेजो, दादा दादी को आजकल फोन जाते हैं, यही टाइम पे खिलाना है, यही खिलाना है, राइट? डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, इट डजंट हेल्प। Thank you, ma'am. I think we can take questions. We can take it, sir, later in. After in the panel, we'll have a panel where we have a question and answer because we are already running late in time. So thank you very much, and we'll call you again, ma'am. So meanwhile, over to you, Ashish.